साहित्य पर क्षण भर श्रृंखला में आज आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज। आज हम फिर राजस्थान के साहित्य पर बात करेंगे और अब हम राष्ट्रवादी धारा के बाद एक और साहित्य की बड़ी धारा छायावादी काव्य, जिसका साहित्य में बड़ा उल्लेख है और बड़ा प्रभाव रहा कुछ समय तक। तो मैं आदरणीय हेतु जी ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में छायावादी जो प्रभाव था रचनात्मक, वो प्रभाव कितना रहा और कैसे रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि नवगीत लेखन में तो राजस्थान के रचनाकारों का योगदान रहा है, लेकिन छायावादी जो काव्य धारा है उसका बहुत कम अंश राजस्थान के साहित्य में देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? अनुरागी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब पूरा हिंदी साहित्य छायावाद की छाया में पनप रहा है और एक प्रकार से जो हिंदी की मुख्य धारा की कविता है वो छायावाद बन गया है जी। उस काल में राजस्थान में हमें छायावादी काव्य के उन्मेष उतना नहीं मिलता। जी, बिल्कुल नहीं मिलता ना। तो इसका जो कारण है, इसका कारण वही सामाजिक और राजनीतिक कारण तो ये है कि यहाँ सामंतवाद का प्रभाव, पूरा प्रभाव था सारे प्रदेश पर। जी। तो सामंती लोग जो थे, देखिए छायावाद के लिए हमको वो एक तरह से नवजागरण है छायावाद, लेकिन वो नवजागरण ऐसे सीधे सीधे नहीं है। सीधे सीधे नहीं है, जैसे पुष्पगीत विलास सीधे सीधे ये भले ही अंग्रेजों को वो नहीं जची हो, लेकिन जैसे उनकी दिनकर जी के रेरो के रजिस्टर को नहीं यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग भी लौटा दे हमको। तो इस तरह की सीधी मार जो है वो राष्ट्रवादी कविता में है। इस तरह की कविता तो हमारे यहाँ बहुत मिल जाएगी, लेकिन छायावादी कविता जो है वो थोड़ी सी गहराई में जाती है, जीवन के दर्शन की ओर देखती है, अचेतन की ओर ज़्यादा, अचेतन की ओर देखती है। और दर्शन हम कह सकते हैं, अचेतन थोड़ा सा नकारात्मक शब्द हो जाता है, हम उसको दर्शन की ओर, दर्शन से जोड़ते हैं। देखिए कोई भी कविता, जीवन में कोई भी कविता हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उस कविता को ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वो ऊंचाई दर्शन से मिलेगी। भक्तिगान कविता क्यों श्रेष्ठ है? उसमें दर्शन, क्योंकि वो दर्शन की ओर जा रही है, जा ही नहीं रही है, बल्कि नए नए दर्शनों का उन्मेष हो रहा है। हम ये देखते हैं छायावाद एक तरफ एकेश्वरवाद मुसलमानों के द्वारा भी है, हमारे यहाँ का अद्वैतवाद भी है। दोनों को लोग ये मान सकते हैं कि एक ही है, एक नहीं है। एकेश्वरवाद में ईश्वर एक है, लेकिन अद्वैतवाद में ईश्वर संख्या में नहीं माना जा सकता, एक दो नहीं है, उसका ये है जी। तो अद्वैत में हम किसी भी रूप में, रंग में, संख्या में, आकार में, किसी में को नहीं बांध सकते। वो दर्शन की एक तरह से तो ये जो छायावादी कविता है ये थोड़ा दर्शन में घुसती है। जैसे प्रसाद पर तो सीधा सीधा प्रभाव उनका है ही, ये प्रतिभा दर्शन का, शैव दर्शन का, पंत जी के ऊपर उनका पश्चिम का प्रभाव है। ये प्रभाव हमारे राजस्थान के कवियों पर उतना नहीं है। कुछ तो यहाँ की परिस्थितियाँ इस तरह की थी, देखिए भौगोलिक परिस्थितियाँ भी उसके लिए जिम्मेदार। हम लोगों का आवागमन बहुत कम था, हम लोगों का आवागमन बहुत कम था। हम दूसरे लोगों से उतनी हमारी रसाई नहीं थी। छायावाद में प्रेमचंद तो नहीं थे छायावादी, लेकिन प्रसाद से उनकी बड़ी मैत्री थी। भले ही वो कहते थे कि क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे, मिलते थे, जुलते थे। लगभग दोनों एक ही काल के, एक ही काल का, एक ही स्थान के। यहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशन जो थी, भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी दूभर थी कि उतना लोगों के पास मिलने जुलने का साधन नहीं था। अब उसमें जो क्रांतिकारी, जैसे जयनारायण व्यास को हम ये मान सकते हैं वो राष्ट्रवादी भी थे और कवि भी थे। हरिबाबू उपाध्याय राष्ट्रवादी लेखक भी थे, रचनाकार भी थे, कवि भी थे और आंदोलनकारी भी थे। लेकिन इनके लिए ये सोचना था कि हम ये आंदोलन हमारे लिए महत्वपूर्ण है या कि कविता महत्वपूर्ण। उनके लिए आंदोलन महत्वपूर्ण था और कविता भी कर रहे हैं तो आंदोलन के लिए ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ
जो है वो दर्शन की तरफ जा रहे हैं, गहराई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ वो सोचते हैं कभी गहराई की जरूरत नहीं है, अभी हमको इसकी मजबूत ठोस करनी, जमीन ठोस करनी है। इसलिए हम ये पाते हैं कि छायावाद का प्रभाव राजस्थान में उतना ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। जैसे डॉक्टर सुधींद्र थे, उनके ऊपर छायावाद का प्रभाव है, उनकी कविताओं पर भी प्रभाव है। उनकी जो थीसिस है, उनका जो शोध ग्रंथ है हिंदी कविता में युगांतर, उसमें काफ़ी इन चीज़ों का विश्लेषण किया गया है। और वो अब हम लोग सुधींद्र का नाम ही नहीं जानते। बिल्कुल सही। अब दिक्कत क्या है, देखिए ये राजस्थान की एक बड़ी ही विडम्बना रही है, कमजोरी भी है कि हम अपने लोगों को भूलते रहे, हम अपने लोगों को याद नहीं करेंगे। हम श्रेष्ठ कवियों का नाम आएगा तो बाहर वाले कवि का नाम ले देंगे। हम गीतकार के रूप में हरीश वाधानी का नाम नहीं लेंगे, हम नंद चतुर्वेदी का नाम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ मैंने ये देखा है, मैं 57 में राजस्थान में आया कि यहाँ हमारे लिए मॉडल कौन था। हमारा तो कभी कोई मॉडल ही नहीं था, हमारा कभी कोई मॉडल नहीं था। अब ये एक आश्चर्य की बात है कि नंद चतुर्वेदी समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में बिल्कुल अगुआ थे। मंच से बहुत अच्छी कविताएं गाते थे, आंदोलन में भाग लेते थे। इनके साथ राजनारायण के साथ, लोहिया जी के साथ, मधु दंडवते के साथ, मधु लिमय के साथ इनके बड़े नज़दीक संबंध। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उनका एक भी संकलन नहीं निकल पाया। वो तो मैंने 1970-74 के करीब उनकी पहली 4 किताबें पंचशील से आई। आप ये आश्चर्य देख लीजिए, ये हमारे राजस्थान के लोगों का हाथ था। हरीश वाधानी खुद कविता, खुद वातायन का उन्होंने अपना संपादन किया और वातायन से निकालने लगे। ये एक अब देखिए, एक लहर पत्रिका निकलती थी, उसका बहुत बड़ा नाम प्रकाश जैन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वो राजस्थान के लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, और ये सही भी है। लेकिन उनकी दृष्टि इतनी संकीर्ण नहीं थी। मेरे बड़े अभिन्न मित्र थे, मैं उनसे ये बात करता था कि आप राजस्थान के लोगों को क्यों नहीं छापते। बोले तुम्हें कभी मना किया मैंने छापने कि नहीं। तो उनका ये कहना था कि देखो ये पत्रिका पूरी हिंदी की पत्रिका, इसमें जो तो मेरा जो पैमाना है वो अखिल भारतीय स्तर का पैमाना है, अखिल भारतीय स्तर का पैमाना। इसलिए मैं राजस्थान के कवियों को किसको नहीं छापा। मैंने ऋतुराज को छापा, मैंने मणिमद्र को छापा, मैंने हेतु भारद्वाज को छापा, मैंने किसको नहीं छापा मैंने। लेकिन मेरा पैमाना ये रहा कि ये लोग अखिल भारतीय स्तर के पाए के हों। देखिए ये उनकी बहुत बड़ी दृष्टि थी। विजेंद्र ने बड़ी आलोचना की है इनकी प्रकाश जैन की, कि साहब उनका दृष्टि बड़ा नहीं थी। उसका कारण यही था कि वो हरेक को लिफ्ट नहीं देते थे। लिफ्ट का मतलब ये है कि वो हरेक को नहीं सांचे में फिट नहीं बैठ रहा था। अब वो उनकी अपनी दृष्टि थी, उनका मैं अखिल भारतीय स्तर सोच का व्यक्ति हूँ। मेरी पत्रिका जो है राष्ट्रीय पत्रिका है, तो मैं वही मानक स्थापित करूँगा। इसलिए हमें ये लगता है कि राजस्थान में अब गीतों का जहाँ तक सवाल है, गीतकार यहाँ एक से एक बड़ा गीतकार हो, सब सारे आप देखो इधर शेखावाटी में सारे गीतकार थे, राजस्थानी वालों को छोड़ दें। हिंदी में गीतकार ही गीतकार थे सब। हरीश वाधानी जब कविता पढ़ते थे मंच से, नंद चतुर्वेदी जब कविता मंच से पढ़ते थे, तारप्रकाश जोशी जब कविता मंच से पढ़ते थे, जब कमलाकर कविता मंच से पढ़ते थे। ये एक बड़ी पीढ़ी थी गीतों की पीढ़ी थी। नीरज की टक्कर में थे ये लोग सब। नवगीत या गीतों नवगीत तो बहुत बात की। गीत जो हैं वो जो कोटा के क्या नाम था, कुमार शिव। अरे वो मंच पर उतने ही लोकप्रिय थे जितने और लोकप्रिय थे। तो गीत बहुत समृद्ध उन्होंने किया। गंगाराम पथिक थे जयपुर के, बहुत बढ़िया गीत गाते थे। तो गीत में वो आगे वो जो मैंने बताया कि जो कविता में दर्शन की ओर प्रयाण करने की जो प्रवृत्ति थी, छायावाद, वो राजस्थान में यहाँ की परिस्थितियों के कारण पनप नहीं पाई। इसलिए हमें ये लगता है कि यहाँ छायावादी काव्य का प्रभाव कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने राजस्थान की छायावादी परंपरा का बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। और आपका धन्यवाद। चैनल में फिर हमसे मुलाकात करेंगे, फिर एक नए विषय के साथ। हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद।